बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेमोरॉइड्स है, जिसको हम सिंपल इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं कि तो हेमोरॉइड क्या है? दिस इज़ द वेरिसील डायलेटेशन ऑफ एनल एंड पेरीएनल सबम्यूकोजल प्लेक्सेस। जो सप्लाई होता है, कोलेटरल सप्लाई, हमारे जो एनल रीजन है या रेक्टल रीजन है, वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है, तो उनमें कुछ वेसल्स जो है वो आपस में कंबाइन होकर कोलेटरल सप्लाई बना देते हैं और ये म्यूकोसा की अंदर जो है पास आउट होते हैं। सो वहाँ पर ये कोलेटरल सप्लाई एक प्लेक्सिस बनाते हैं, एक जंक्शंस बनाते हैं, क्योंकि इसमें 3 वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो 3 वेसल्स आपस में कंबाइन होकर एक प्लेक्सिस बनाते हैं। तो जब वही प्लेक्सिस आपस की जो ल्यूमेन है अगर वो डायलेट हो जाए, वेरिसील का मतलब है एबनॉर्मल डायलेटेशन। एक डायलेटेशन तब होता है जब हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसमें वो डायलेटेशन होता है। लेकिन एक एबनॉर्मल डायलेटेशन होता है जिसको हम वेरिसील डायलेटेशन करें, तो या ये वेरिसील डायलेटेशन एनल रीजन में होगा या एनल पेरी एनल रीजन में, इसकी एनस के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ पर ये होता है डायलेटेशन होगा। तो अब ये जो कोलेटरल या ये जो डायलेटेशन बनेंगे, ये पोर्टल और केबल वेनस सिस्टम जो है उन दोनों को, यानी जीआईटी का जो वेनस सिस्टम है और जो पोर्टल वेन है उसको कंबाइन करते हैं, जो कि लीवर तक होते हैं पोर्टल वेन। अब और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कोलेटरल जो बनते हैं इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारा जो वेनस प्रेशर, एलिवेटेड वेनस प्रेशर है, इस प्लेक्सिस में अगर वेनस जो प्रेशर है वो बढ़ जाते हैं तो उसको रिलीव करते हैं। अब ये जो कोलेटरल सप्लाई बनते हैं ये 3 वेसल्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। एक उसमें होता है सेलियक ट्रंक यानी सेलियक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक। ये एब्डोमिनल एओर्टा से राइज होते हैं, जो कि आपस में कंबाइन होकर कोलेटरल सप्लाई या हेमोरॉइड प्लेक्सिस बनाते हैं। अब इन 3 वेसल्स की जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो आपस में कंबाइन होकर ये कोलेटरल बना देते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो वेनस प्रेशर राइज हो चुके हैं उससे रिलीव करें। हेमोरॉइड जो है ये कॉमन डिजीज़ है जो कि तकरीबन 5% ऑफ द पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। जो डायलेटेड वेसल बनते हैं उसका वाल थिन होता है, जिस तरह वेरिकोज वेन होता है इसी तरह इसका वाल होता है, डायलेटेड होता है और सब म्यूकोजल होते हैं, यानी जो रेक्टल या एनल म्यूकोजा है उसकी नीचे होता है, एन साइड उसमें होता है। तो जब इसका जो वाल है वो बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, तो जब इससे स्टूल पास आउट होते हैं ड्यूरिंग द डिफिकेशन, तो अगर स्टूल हार्ड हो तो वो हार्ड स्टूल इसकी जो वाल है उसको रप्चर कर सकते हैं, तो वहाँ पर ट्रामा की चांसेस और ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है दे आर पेनफुल, पेन उसमें होते हैं और ब्राइट रेड ब्लड जो है उससे परपुरेट होते हैं। और बाज़ औक़ात ये थ्रोम्बोसिस भी उसकी हो सकती है, एक थ्रोम्बस भी बन सकते हैं, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेमोरॉइड जो है वो भी हो सकते हैं। अब हेमोरॉइड की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये कि ये हमारे पास रेक्टल का जो लाइन है, ठीक है, उसकी सुपीरियर है या इन्फीरियर है। तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड में क्या होगा कि वेसल की डायलेटेशन होगी, ठीक है, कोलेटरल वेसल्स जो बने हैं, लेकिन हेमोरॉइड प्लेक्सिस के नीचे जो एनोरेक्टल लाइन है, ठीक है, उसके नीचे ये होगा। जबकि इंटरनल में
ये जो डायलेटेशन होती है ये सुपीरियर और मिडल हेमोराइड की होगी और ये एनोरेक्टल लाइन के ऊपर होगा। आगे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज़ द एनोरेक्टल लाइन, ठीक है। तो इंटरनल हेमोराइड हमारे पास उसके अबव होगा, जबकि एक्सटर्नल हेमोराइड जो है वो उसके नीचे होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायलेटेड वेन्स प्लेक्सिस जो है वो आप लोगों को नज़र आता होगा। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कॉज भी करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि स्टूल जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, तो इसके लिए जो पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ डिफिकेशन इन द टॉयलेट बनाए जाते हैं, तो वो पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें डिफिकेशन के लिए टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो वो जो पोजीशन बनते हैं वही पोजीशन हमारे जो रेक्टल रीजन है उस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, रेक्टल वेनस प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा ये कि जो स्टूल हार्ड होते हैं तो हार्ड स्टूल के पास आउट होने में जो है उसमें डिफ़िकल्टी होती है, तो वो भी वेन के ऊपर या रेक्टम के ऊपर जो है ज़्यादा फोर्स डालते हैं। इसके अलावा स्ट्रेनिंग, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल होते हैं तो उसको पास आउट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, उसमें स्ट्रेनिंग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेनस स्टेसिस, प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो केबल वेन्स होते हैं उसके ऊपर ग्रेविड यूट्रस की वजह से प्रेशर आता है, तो वही प्रेशर की वजह से उसमें ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और ब्लड फिर फ्लो नहीं करती, स्टेसिस कंडीशन में आते हैं। तो दिस इज़ वन। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन ये ऐसे कहते हैं कि जो पोर्टल वेन होते हैं हमारे पास उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से उसमें फिर ब्लड पास आउट सही तरह से नहीं होते, तो वो ब्लड वापस केबल आर्टरी में आते हैं, वेन्स में आते हैं और वहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। सो इन तमाम जो काजेज़ हमने पढ़े इसकी वजह से क्या होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और वेनस प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और वेनस प्रेशर इज़ द लीडिंग काज ऑफ द हेमोराइड। अब इसकी मैनेजमेंट की हम किस तरह करेंगे? तो इसमें ब्लीडिंग जो होता है वेरिकोज वेन में, क्योंकि उसका वाल नैरो होता है, तो ये जो ब्लीडिंग है दिस इज़ नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी, ये इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि ये यूजुअली जो ब्लड आते हैं ये आउटसाइड द बॉडी आते हैं, एनस के थ्रू पास आउट होकर बाहर की तरफ आते हैं अगर इंटरनल हेमोराइड है। अगर एक्सटर्नल है तो वो तो वैसे ही बाहर है। हम ब्लीडिंग को तब मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर करेंगे जो वो इंटरनल ब्लीडिंग हो, जो ब्लीड हो रही है लेकिन इंटरनल बॉडी में वो एकमुलेट होते हैं, तो दैट इज़ द मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर की तरफ आते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। इसके लिए टॉपिकल हेमोराइड क्रीम भी अवेलेबल होते हैं जिसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स उसकी इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों को कम करते हैं और हीलिंग में भी हेल्प करते हैं, तो वो हेमोराइड। या इसके अलावा अगर इंटरनल हेमोराइड है तो फिर इस पर के ऊपर हम टॉपिकल को यूज़ नहीं कर सकते, फिर इसके लिए हम सपोजिटरी जो हेमोराइड क्रीम है उसको यूज़ करेंगे, यानी रेक्टल के थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम पैड्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हेज़ल हो। हेज़ल में इस तरह की सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीलिंग में हेल्प करते हैं और पेन को रिलीव करते हैं, तो वो पैड्स, इस तरह की पैड्स अगर हम यूज़ कर ले तो दिस इज़ आल्सो हेल्प इन रिलीविंग हेमोराइड। इसके अलावा डेली बेसिस पे 2 to 3 टाइम अगर वार्म बात ले लें और उसके साथ सोकिंग करें इसकी, तो पर 10 to 15 मिनट, तो ये भी हेल्पफुल होगा। स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी ये होता है कि इसकी में एक नीडल पास करते हैं इनसाइड द वेन, ठीक है, जिसमें इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो वो ब्लड को क्लॉट करेंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग फिर नहीं होगी। रबर बैंड लाइगेशन, रबर बैंड लाइगेशन में ये करते हैं कि जो
वेन होते हैं जिससे ब्लीडिंग हो रही है उसको बंद करते हैं, लाइगेंड करते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो, ये तमाम जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हमने बताई, अगर ये हेल्पफुल ना हो तो फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द हेमोराइड्स करने पड़ेंगे। जो वेन है उसको सर्जिकली जो है रिमूव करेंगे, जिस बाय द प्रोसेस ऑफ हेमोराइडेक्टोमी। इसको, इस सर्जरी को हम फिर हेमोराइडेक्टोमी कहते हैं। सो ये एक छोटा सा लेक्चर था, आसान सा भी था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।